हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम आपकी पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 4 माटी वाली का अध्ययन करेंगे। ये माटी वाली जो पाठ है वो विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखा गया पाठ है। ये पाठ टिहरी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में जो टिहरी बांध योजना है, उस बांध योजना के कारण वहां के लोग जो बेघर हुए थे, जो वहां से विस्थापित हुए थे, उनकी समस्याओं को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से समाज के सामने रखा है। आज हम विकास की दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, जगह जगह बांध रहे हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, परंतु इन बांधने के कारण वहां से जो लोग विस्थापित होते हैं, जिनकी भूमियों का अधिग्रहण किया जाता है, जिनके घरों का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है, उनके सामने क्या समस्या आती है, इस समस्या का सफलतापूर्वक चित्रण विद्यासागर जी नौटियाल ने किया है। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जानेंगे। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी में हुई। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। मिट्टी से जुड़े हुए लेखक हैं। इनकी प्रमुख कृतियां, रचनाएं टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, ये कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा, ये सारे उपन्यास हैं। मोहन गाता जाएगा, ये इनकी आत्मकथ्य है। इस महान कवि, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पूरे देश के सामने इस पाठ के माध्यम से, इस माटी वाली कैरेक्टर के माध्यम से उजागर किया है। इसकी मृत्यु 18 फरवरी सन 2012 को हुई थी। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब हम माटी वाली पाठ का हम अध्ययन करते हैं। माटी वाली पाठ का जो परिचय है, ये विस्थापन की समस्या, ये पाठ का परिचय है। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित कहानी है। टिहरी गढ़वाल यानी उत्तराखंड के, जो अब उत्तराखंड अलग राज्य बन गया है, पहले उत्तर प्रदेश में ही उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, आज वो उत्तराखंड के नाम से एक अलग राज्य बन गया है। टिहरी गढ़वाल में जन्मे नौटियाल की इस कहानी में टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। गरीब और श्रमिक लोग इससे कैसे संकट में पड़ गए हैं, इसका मार्मिक वर्णन हमारी संवेदनाओं को झकझोरने वाला है। ये इस पाठ का सारांश। पाठ को हमने मुख्य 7 बिंदुओं में बांधा है। पाठ के मुख्य बिंदु: नंबर 1, टिहरी शहर और माटी वाली। टिहरी शहर और माटी वाली, रोटी कपड़े में लपेटना। नंबर 3, पुरखों की धरती। नंबर 4, अभावग्रस्त जीवन। नंबर 5, बुड्ढे की मृत्यु।
नंबर 6 पुनर्वास की समस्या। नंबर 7 बेघर माटी वाली। टिहरी शहर और वहां पर रहने वाली जो माटी वाली है उसके बारे में। माटी वाली का रोटी कपड़े में लपेटना क्या लाचारी रही, ये इसकी लाचारी को प्रदर्शित करता है, ये इसकी गरीबी को प्रदर्शित करता है। पुरखों की धरती विस्थापन में पुरखों की धरती छूट जाती है। माटी वाली का अभावग्रस्त जीवन है। बुड्ढे की मृत्यु, यानी माटी वाली का जो पति है बुड्ढा, वो बिना दवा दारू के असमय चला जाता है। उसके बाद जब वहां पर सारी जमीन का अधिग्रहण हो जाता है तो उस माटी वाली के सामने पुनर्वास की समस्या आती है, उसको यह इस बिंदु के माध्यम से परिणाम स्वरूप माटी वाली बेघर हो जाती है। तो पहला बिंदु हम लेते हैं टिहरी शहर और माटी वाली। माटी वाली नाटे कच की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर जाकर टिहरी के लोगों को लाल मिट्टी बेचती है। लोग उसको पहचानते हैं। टिहरी शहर के प्रत्येक घर के मूल निवासी, वर्षों से वहां रहने वाले किराएदार और उनके बच्चे सभी उसको तथा उसकी मट्टी भरे कनस्तर को भी जानते हैं। कंटर शब्द का प्रयोग किया है यहां पाठ में। कंटर माने कनस्तर, उस कनस्तर को भी जानते हैं। माटी वाली भी प्रत्येक घर को पहचानती है क्योंकि रोजाना आती है वो। उसके बिना रसोई में चूल्हे को लीप पोत कर साफ करने का काम होना संभव नहीं है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। उस टिहरी शहर में कहीं माटा खान नहीं है। तो भागीरथी और भीलांगना, इन दो नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी अत्यंत रेतीली है। उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। वहां की जो मिट्टी है उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम अकेली माटी वाली करती है। ये एक अकेली महिला है जो घर घर मिट्टी पहुंचाने का, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल ढिल्ले को सिर के ऊपर, ढिल्ला गोल सा बना लेते हैं आप, गांव में देखते होंगे, एक गोल सा चक्री होती है, सिर पे रखते हैं, उसके ऊपर घड़ा रख देते हैं। गोल ढिल्ले को सिर के ऊपर रखकर उसके ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा कंटर यानी कनस्तर टिकाकर वे घर घर मिट्टी पहुंचाती है। ये टिहरी शहर और माटी वाली का है। रोटी कपड़े में लपेटना। टिहरी शहर के सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उस माटी वाली ने मिट्टी से भरा बिना ढक्कन वाला कनस्तर सिर के उतार कर नीचे रखा। तभी सामने वाले घर से दौड़कर आई 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामिनी था। उसने कहा कि उसकी मां उसे बुला रही है। खोली की मालकिन ने उससे कनस्तर की मिट्टी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। उसने रसोई से लाकर 2 रोटियां माटी वाली को दी। वे चाय लाने के लिए पुनः रसोई में गई। माटी वाली ने स्वयं को अकेला पाकर सिर पर रखे ढिल्ले के कपड़े को खोल लिया और चुपके से एक रोटी उसमें लपेटकर बांध ली और मुंह चलाकर यह दिखाने लगी कि जैसे एक रोटी वह चबा रही है। मालकिन ने पीतल के गिलास में उसे चाय दी। कहा, घर में सद्दाबासी साग कुछ नहीं है।
चाय से ही रोटी खा ले। जी, पुरखों की धरती। अगला बिंदु आता है पुरखों की धरती। माटी वाली ने कपड़े के छोर में लपेटकर गरम गिलास पकड़ा। कपड़े के छोर में गिलास को लपेट लिया और गरम गिलास को पकड़ लिया और चाय को ठंडा करने के लिए उसमें 2-3 लंबी फूंके मारी। आप चाय जब पीते हो गिलास में फूंक मारते, इस तरह फूंके मारी, लंबी लंबी फूंके मारी। वह रोटी के टुकड़े चबाती हुई चाय पीने लगी। उसने कहा, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। गरीब का साग। हम कई बार चाय से रोटी खा लेते हैं। ठकुराइन जी, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। मालकिन ने जवाब दिया, भूख तो अपने आप में एक साग होती है। भूख मीठी कि भोजन मीठा, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लेखक ने लगा दिया। यह हमारे लिए सोचने का विषय लेखक ने यहां पर दे दिया कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। भोजन कभी मीठा नहीं होता, मीठी भूख होती है। यदि हमें भूख है तो कैसा भी भोजन हो वो हमें रुचिकर लगने लगेगा, वो हमें अच्छा लगने लगेगा। अगर भूख नहीं है, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो 56 भोग भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं। वो भी हमें उतना आनंद नहीं देते, वो हमें मीठा नहीं, अरुचिकर लगता है। हम कहते हैं नहीं साहब, इच्छा नहीं, बहुत पेट भरा हुआ बना। और जब भूख होती है तो सूखी रोटी भी हमको पापड़ जैसी स्वादिष्ट प्रतीत होती है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भूख मीठी होती है, भोजन में कोई स्वाद नहीं होता। भोजन का स्वाद निर्भर करता है उसकी आवश्यकता पर, मनुष्य की आवश्यकता पर। यदि मनुष्य भूखा है तो वही भोजन उसको स्वादिष्ट लगता है, और यदि व्यक्ति भूखा नहीं है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी व्यर्थ प्रतीत होता है। माटी वाली ने कहा, ऐसे पीतल के गिलास अब किसी घर या बाजार में नहीं मिलते। पहले हमारे घरों में बड़े बड़े पीतल के गिलास थे, आपके घरों में भी रहे होंगे, परंतु अब बाजार में घरों में दिखाई नहीं देते। स्टील ने साम्राज्य कर दिया है। अब कांच के गिलास, कांच की क्रॉकरी आ गई है स्टील ने, और कचकड़े की भी क्रॉकरी, डिनर सेट वगैरह। मालकिन ने कहा, पुरखों से मिली चीज को बेचने का मन नहीं होता। ये पुरखों की विरासत है, पुरखों के पुराने बर्तन हैं, इसको बेचने का मन नहीं करता। अब पीतल के भाव बहुत बढ़ गए हैं। ये व्यापारी पुराने पीतल कांसे के बर्तनों को हराम के भाव खरीद लेते हैं। अपनी चीज का बड़ा मोह होता है। मैं सोचती हूं कि अब इस उम्र में अपना शहर छोड़कर हम कहां जाएंगे। माटी वाली ने जवाब दिया, जमीन जायदादों के मालिक तो कहीं ठिकाना बना लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा। कोई मेरी ओर देखता तक नहीं। अपनी समस्या को उसने वहां उजागर कर दिया। जो जमीन जायदाद के मालिक हैं, कागजों में जिनके नाम दर्ज है जमीन, वो तो विस्थापित होने पर उसका मुआवजा उनको मिल जाएगा, जमीन की जगह जमीन मिल जाएगी। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना जमीन है ना जायदाद है, कागजों में उनका नाम नहीं है, किसी तरह वो काम चलाते हैं किसी की जमीनों के माध्यम से। वो इस स्थिति में वो लोग क्या करेंगे, ये चिंता माटी वाली को सता रही है। वो कह रही है, मेरी ओर कोई देखता नहीं, मेरा क्या होगा। जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी में यहां रहती चली आ रही, अभावग्रस्त जीवन। अगला, माटी वाली अपना कपड़ा और कनस्तर उठाकर सामने वाले घर में चली गई। वहां उसको कल मिट्टी लाने का आदेश मिला। 2 रोटियां भी मिली जिन्हें उसने उसी कपड़े में बांध लिया।
ये रोटियां वे अपने बुड्ढे को घर जाकर देगी। बुड्ढा माने उसका पति, बीमार पति। वह असक्त बुड्ढा इंतजार में रहता है कि वह घर आए और खाना बने। आज वे उसे रोटियां देकर कहेगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। तब जवाब मिलेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। जवाब मिल जाएगा, बिना साग के ही वो फटाफट खा जाएगा, क्योंकि भूखा रहेगा ना, सुबह से भूखा है, वो आवश्यकता है उसको रोटी की। माटी वाली का गांव शहर से दूर है, तेज चलने पर भी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। वह सुबह घर से निकलती है और दिन भर माटा खाना से मिट्टी खोदते और शहर में दूर दूर स्थित घरों में निकल जाता है। पूरा दिन उसका इसी तरह निकल जाता है। माटा खाने जाती है, वहां से मिट्टी खोदती है, शहर में आकर के फिर दूर दूर घरों में मिट्टी देती है, फिर माटा खाना जाती है, फिर वहां से मिट्टी खोदती है। लौटने में रात घेर आती है। उसके पास खेत या जमीन नहीं है। उसकी झोंपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर बनी है, जिसके बदले में उसे उसकी बेगार करनी पड़ती है। झोंपड़ी बना रखी है ठाकुर की जमीन पर, उसके बदले में उसे उसकी बेगार करनी पड़ती है। बुड्ढे की मृत्यु। माटी वाली ने रास्ते में एक पाव प्याज खरीद ली। उसने सोचा वह कूट कर प्याज तल लेगी, तब 2 रोटियों के साथ उसे खाने के लिए देगी। बुड्ढा 1 या मुश्किल से 1.5 रोटी ही खा पाएगा। अब उसे भोजन पछता नहीं, परंतु आज वो प्याज देख करके बुड्ढा खुश हो जाएगा, क्योंकि रोज तो उसे सूखी रोटी मिलती है, खाली रोटी मिल गई नमक मिर्च के साथ। आज प्याज खरीद ली, कूट कर प्याज तल देगी, बुड्ढा खुश हो जाएगा। ऐसा सोचती हुई चली जा रही है। 1 रोटी वह खा चुकी है, बची हुई बाकी रोटी भी वह खा लेगी। यह सोचते सोचते माटी वाली घर पहुंची। सोचते तो बहुत कुछ है, तभी कहा गया है कि सामान 100 बरस की, पल की खबर नहीं। बहुत कुछ सोचते हैं, सब सोचा हुआ नहीं होता। कब यमराज देवता सामने आ जाए, मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। यह सोचते सोचते माटी वाली घर पहुंची। घर जाकर देखा कि बुड्ढा अपनी माटी को छोड़कर दूसरे लोक में जा चुका है। माटी यानी अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त हो गया, दूसरे लोक को जा चुका है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। बुड्ढे की मृत्यु, मरा हुआ बुड्ढा मिलता है। बड़ी खुश जा रही थी, रोटियां अतिरिक्त रोटी मिल गई है, 2 रोटियां उसे खाने को देगी। 1-1.5 खा पाएगा, आधी फिर खुद खा लेगी, बाकी वो खाई चुकी है। प्याज को तल करके उसकी सब्जी भी बना देगी आज। इतना सब सोचते 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 वो घर की तरफ जाती है। घर जाकर देखती है तो सारा सोचा हुआ किनारे रह जाता है। बुड्ढा दूसरे लोक को जा चुका होता है, उसकी राम नाम सत्य हो चुका। तभी कहा गया है कि सामान 100 वर्ष की, पल की खबर नहीं। वास्तविकता में जियो, यथार्थ में जियो। अगली बिंदु पुनर्वास की समस्या। टीरीवान पुनर्वास के सामने घर आकर उससे उसके निवास का प्रमाण पत्र मांगा। डोमिसाइल। घर घर घूम रहे थे कि आप अपने मूल निवास का प्रमाण पत्र दीजिए कि आप यहां रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम निवास करते हैं, हमें निवास का प्रमाण पत्र देना होता है। हम जिंदा हैं, हमको जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। उसने कहा उसका जीवन तो लोगों को मिट्टी पहुंचाते हुए बीत गया है। वह माटा खाना से मिट्टी लाती है। साहब ने कहा कि अगर माटा खाना उसके नाम चढ़ी है तो वह उसका नाम लिख देंगे। दिखा दे वो माटा खाना, हम उसका नाम लिख देंगे। माटी वाली ने बताया कि माटा खान उसके नाम नहीं चढ़ी, वह उसकी रोजी है। साहब ने जवाब दिया,
बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। यह पूछने पर बांध बनने के बाद वे क्या खाएगी। जब बुढ़िया ने उससे पूछा कि ये बांध बन जाएगा तो वे क्या खाएगी जब माटा खाना समाप्त हो जाएगा तो साहब ने जवाब दिया कि ये फैसला तो उसे स्वयं ही करना होगा, क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं है। उसको माटा खाना के एवज में कोई और दूसरा माटा खाना नहीं मिलेगा, उसको जमीन के एवज में दूसरी जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि जमीन के कागज उसके पास नहीं है। जमीन के कागज चाहिए। बेघर माटी वाली। टिहरी बांध की 2 सुरंगें बंद होते ही शहर में पानी भरने लगा। शहर के लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट पानी में डूब गए। नदी के किनारे शमशान घाट हुआ करते हैं, जहां हम अंतिम संस्कार करते हैं, वो पानी में डूबने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। वह गांव के हर जाने वाले से एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी के पास कागज नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, परंतु उसे मरने का अधिकार तो होना चाहिए। आज टिहरी बांध योजना के कारण शमशान घाट जैसी चीज भी पानी में डूब गई है। अब मर के बाद भी उसका अंतिम संस्कार कहां होगा। तो एक ही बात आने जाने वालों से वो कह रही थी कि गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। ये आपके पाठ का पूरे का सार। इस पाठ में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो है भूख मीठी कि भोजन मीठा। भूख मीठी कि भोजन मीठा। यहां ये प्रश्न आता है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। दो चीजें, भूख और भोजन। अरे सर कैसी बात करते हो, भोजन मीठा होता है। रबड़ी भोजन में मीठी होती है, रसमलाई, खीरमोहन, बालूशाही इसलिए भोजन मीठा होता है। था नहीं, ये सोचना गलत है। भूख मीठी होती है। यदि हमको भूख है तो व्यंजन कैसे भी हों हमारे उदर में उतरते चले जाएंगे, हमारे पेट में समाते चले जाएंगे। जैसे पहली बार जब माटी वाली को एक स्त्री द्वारा रोटी दी गई थी तो वो चाय के साथ रोटी गटक रही थी, ताजी या बासी रोटी के साथ नहीं, सब्जी के साथ नहीं, ताजी या बासी सब्जी के साथ नहीं, चाय के साथ रोटी। चाय सब्जी का काम कर रही थी। इसका मतलब क्या है, वो ये बताना चाहती थी कि भूख होने पर साधारण भोजन भी अच्छा लगता है। दूसरे स्थान पर इसका प्रयोग तब किया है जब माटी वाली अपने ग्राहकों से मिली रोटियों को कपड़े में लपेटकर अपने घर लौट रही है। वह सोच रही है कि बीमार अशक्त बुड्ढा रोटियां देखकर प्रसन्न हो जाएगा। वह बताएगी साग तो कोई है नहीं, तो वह कहेगा भूख मीठी की भोजन मीठी। नहीं सही, साग स्वाद के लिए होता है और रोटियां पेट भरने के लिए होती है। यहां सिर्फ पेट भरना है। यहां से यही है कि भूख में भोजन की आवश्यकता अधिक होने पर वह बासी और खराब होने पर भी स्वादिष्ट लगता है। हमारे यहां एक कहावत प्रचलित है,
भूख में किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। यानी भूखा व्यक्ति ताजी बासी के चक्कर में नहीं पड़ता, वो जो मिल जाता है उसको खा लेता है, उसको उधर कर लेता है। तो यहां क्लियर क्या है, भूख मीठी होता है। एक वाक्य यहां पर आया है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। श्मशान की आवश्यकता हर एक को पड़ती है, गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, राजा हो, रंक हो, सबको श्मशान की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम संस्कार के लिए सबको श्मशान जाना पड़ता है। गरीब अमीर आदमी तो कहीं भी व्यवस्था कर लेगा, क्यों कि उसके पास जमीन जायदाद होती है, चाहे अपनी कमाई हो, चाहे पुरखों से प्राप्त की हुई हो। मगर गरीब आदमी के पास कहने को कुछ नहीं होता, ना जमीन होती है, ना जायदाद होती है, ना रहने को घर, ना कोई अन्न दौलत। माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है, उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की जमीन पर बनी हुई है। सुबह से शाम तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, उसको और कुछ सोचने का समय नहीं है। धूप सर्दी बरसात की परवाह किए बिना रात दिन एक करके वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। पैसा नहीं कमाता, आवश्यकता की पूर्ति, जिससे उसका पेट भी पूरा नहीं भर पाता, तन भी नहीं रख पाता। मकान जमीन की सोच तो एक सपना है। अमीर गरीब के बीच ये भेद सदा रहा है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब सभी शमशान ले जाए जाते हैं, सभी की चिता जलती है। गरीब आदमी, बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु मनुष्य, कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देते हैं। इस तरह गरीब भी शमशान को अपना कह सकते हैं। टीरी बांध के भरने से शहर डूब रहा है, सबसे पहले शमशान डूब गया। और वही शमशान ही तो एक ऐसी स्थान है जो अमीर गरीब सबका है। जमीन के कागज नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, जायदाद नहीं है, वो एक शमशान है। वो शमशान भी इस विकास की दौड़ में, विकास की होड़ में, बांध बनने के चक्कर में वो शमशान भी डूब रहा है। उसके डूबने पर गरीब आदमी का वह सहारा भी छिन जाएगा। मरने पर अंतिम संस्कार के लिए उसे 2 गज जमीन भी नहीं मिल जाएगी। इसलिए उसकी ये चिंता है कि सब कुछ हो जाए, घर द्वार बार सो जाए, परंतु गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। बस यही इस पाठ का वो है, पाठ मतलब है, इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ को आप ध्यान से पढ़िए, इसके प्रश्नोत्तर जो भेजे जाएंगे उन प्रश्नोत्तरों को करने का प्रयास कीजिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।